हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में फैक्ट मतलब थ्योरी एमसीक्यू दोनों करेंगे। इसमें इस ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं, मतलब ऐसे फैक्ट लिए गए हैं जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसको पूरा देखिएगा, जब आप देखेंगे तो आपको खुद ये फील आएगा, समझ आएगा कि इसमें जितने भी हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं। जितने भी स्लाइड है, जितने भी लाइन लिखे गए हैं सब इम्पॉर्टेंट है और ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई एक एग्ज़ाम नहीं, ये कंप्लीट वीडियो होगा। इसमें एमसीक्यू भी होगा, कंटेंट भी होगा और जो बस वन लाइनर फॉर्म में पूछे जाते हैं आर्टिकल होगा, क्या क्या है, कैसे न्यायाधीश हैं, जज है, क्या अपॉइंटमेंट है, इसमें सब कवर किया गया है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आप अगर पूरा देखेंगे तो आप पहले थ्योरी पढ़ लेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये समझ में आएगा कि आपको कितना याद हो चुका है, कितना आप कर पा रहे हैं। और फिर एक बार और देख लेंगे तो आपको पूरा वो चीज़ें दिमाग में कहीं ना कहीं हो जाएंगी। हमें क्या करना है, हमें जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट ही करना है। तो जो हमारे दिमाग में वो चीज़ें रहती हैं तो हम ऑप्शन को जल्दी से एलिमिनेट कर पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक सुप्रीम कोर्ट से देखते हैं कि क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट से क्या पूछा जा सकता है और क्या पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन इसमें हैं वो सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट है, चलिए पहले थ्योरी देख लेते हैं। फर्स्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसको पार्ट 5 में वर्णित किया गया है और आर्टिकल जो है वो अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट की ही बात करी गई है। फॉर्मेशन जो है 28 जनवरी 1950 में इसका गठन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जो गठन होता है वो 28 जनवरी 1950 में होता है। इसमें पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था, 26 जनवरी को हुआ था, 22 जनवरी को हुआ था या 15 अगस्त को हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 जनवरी को हुआ था 1950 में। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट हमारा, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है और इससे बहुत कुछ लिया गया है। संविधान का अधिकतम जो स्रोत है वो यही है। यहाँ से इसी में वर्मा को अलग किया गया था, आरबीआई की स्थापना करी गई थी। इसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी अडॉप्ट किए हैं, मतलब लिए हैं। ये हमारे संविधान का अधिकतम स्रोत यही है। आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और अभी देखते हैं हायरार्की क्या है। कि पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो देश कंट्री लेवल पे काम करता है। सेकंड है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है वो स्टेट लेवल पर काम करता है और उसके नीचे है सबॉर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ कोर्ट। ये हायरार्की है ऊपर से नीचे तक की। सुप्रीम कोर्ट होगा, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय होगा और फिर अधीनस्थ न्यायालय होगा। आगे बढ़ते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है और इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में कौन है सीजेआई। तो इसमें जो इनकी अपॉइंटमेंट है सीजेआई का, जज का जो अपॉइंटमेंट होता है वो राष्ट्रपति करते हैं। और इस टाइम पर BR गवई जो है ये 52 नंबर के सीजेआई हैं। पूछा जाता है कि जो इस टाइम पे प्रेजेंट सीजेआई हैं वो कौन से नंबर के हैं, तो हमको बताना है कि ये 52 नंबर के हैं। 51 नंबर के जो सीजेआई थे वो संजीव खन्ना थे और उसके पहले DY चंद्रचूड़ थे। ये आप लोग याद रखिएगा, ये करंट अफेयर है। आगे बढ़ते हैं, सीजेआई की नियुक्ति कैसे होती है। इसमें प्रेसिडेंट होते हैं और वो अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों की सलाह से, सब पहले वो सलाह लेके तब न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। इसमें सीजेआई जो होता है उन्हीं जज में से एक सीनियर मोस्ट जज होता है, वो सीजेआई बन जाता है। अब आते हैं कि इनकी अहर्ताएँ, अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो क्या क्या अहर्ताएँ होनी थी, मतलब क्या क्या क्वालिफ़िकेशन, एक तरीके से क्या क्या होना चाहिए उनके अंदर। जैसे हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें देता कि हमें ये CCC होना चाहिए, O लेवल होना चाहिए, ये टाइपिंग आनी चाहिए। ये सब हमारी अहर्ताएँ हैं उस फॉर्म को भरने की। वैसे ही इनका अहर्ता है कि अगर हमें जज इनको बनाना है तो इनके में क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें है भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले। दूसरा है हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश जज के रूप में काम करे हों। और थर्ड है हाई कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय में वकील के पद पर 10 वर्ष तक काम करें। और इसी में बहुत कन्फ्यूजन होता है, ऑप्शन में दे देगा कि किसी न्यायालय या हाई कोर्ट में वो 20 वर्ष वकील हो, तो वो गलत हो जाएगा। इसमें दिया है कि 10 वर्ष तक वकील हो और कम से कम 5 वर्ष तक जज हो और प्रेसिडेंट के मद में सम्मानित न्यायविद हो। ये चारों जो एलिजिबिलिटी है उसके होने पर ही वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। और ये हाई कोर्ट के जज जो बनते हैं उसमें ये लास्ट वाला पॉइंट नहीं होता है।
ये नहीं होता है और इसमें भी अलग अलग होता है। चलिए देख लीजिए, ये एक बार और इसको रिवाइज़ कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 5 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर हो, मतलब जज हो, और 10 वर्ष तक वकील हो। आगे बढ़ते हैं कि शपथ कौन दिलाता है, ओथ। इनका जो ओथ है, सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो ओथ है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं, और अनुसूची 3 में इनका वर्णन किया गया है शपथ का, ओथ का। अब संविधान में इनके कार्यकाल जो है वो तय नहीं किया गया है। संविधान जो है उसमें इनके कार्यकाल पे बात नहीं की गई है, लेकिन इसमें जो है 65 वर्ष तक की ये आयु तक ये पद पर रह सकते हैं, और कभी भी राष्ट्रपति को अपना लिखित त्याग पत्र दे सकते हैं, कभी भी रिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका कोई बाध्यकारी हो, ऐसा कुछ नहीं है, उनको वो कर सकते हैं, और 65 वर्ष तक इसमें रह सकते हैं। संसद की सिफारिश पर प्रेसिडेंट द्वारा उसे हटाया जा सकता है, और इसमें संसद की जब सिफारिश होगी तो प्रेसिडेंट इनको हटा सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता है हटाना। इसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तब जाके हटाया जा सकता है। अभी देखते हैं, ये संजीव खन्ना जो 51 नंबर के हमारे CJI थे वो ये हैं, और ये 51 नंबर के CJI हैं। अगर आपसे मैचिंग करने का क्वेश्चन आ जाएगा कि 51 नंबर के कौन थे, 52 नंबर के कौन है, और 40 और 50 के कौन है, तो ये आप बता दीजिएगा। 52 नंबर के इस टाइम पे जो हैं वो 52 नंबर के हैं, 51 नंबर के संजीव खन्ना है, और ये हैं लीला सेठ। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो लीला सेठ थी। अब पिक्चर लगाने का ये मतलब है कि आप लोग को अच्छे से याद होगा, कहीं ना कहीं दिमाग में इमेज जो रहता है वो रह जाता है। अब आते हैं न्यायाधीशों को कैसे हटा सकते हैं। न्यायाधीशों को हटाने का प्रोसेस जो है वो बहुत टफ है, इनको इतना आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। अभी एक करंट में जज हैं, वो दिल्ली हाई कोर्ट में थे, उनको उनके घर पर कितने पता नहीं कितने करोड़ रुपए मिले हैं, और उनको हटाने का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन इतना आसानी से नहीं हटा सकते। अभी उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र मिल गया है, देखते हैं क्या होता है। चलिए इसमें देखते हैं पहले हम इसमें कि हटाएंगे कैसे। अगर हमें न्यायाधीश को हटाना है तो उसका क्या प्रोसेस है। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसमें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए संसद में दोनों सदनों में विशेष बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए हमें विशेष बहुमत होनी चाहिए, तब हम हटा सकते हैं। और इनको 2 ही आधार पे हटा ही सकते हैं, एक दुर्व्यवहार, दूसरा सिद्ध कदाचार। इनका 2 हटाने का आधार होता है, एक दुर्व्यवहार हो और दूसरा सिद्ध कदाचार हो, ये 2। और इनको हटाने के लिए जो राष्ट्रपति का आदेश है उसका बहुत लंबा प्रोसेस है। पहले क्या होगा, निष्कासन प्रस्ताव में लोकसभा के 100 मेंबर या राज्यसभा के 50 मेंबर होंगे, फिर अध्यक्ष के पास जाएगा वो प्रस्ताव जो है वो अध्यक्ष के पास जाएगा। फिर अगर अध्यक्ष जो है लोकसभा स्पीकर, वो अध्यक्ष जो है वो अगर उसको स्वीकार कर लेता है तो 3 सदस्य की समिति बनेगी। अगर वो दोषी पाएगा तब जाके दोनों सदनों में इसको विशेष बहुमत से पास कराया जाएगा, और प्रेसिडेंट उसको आदेश दे देगा कि इनको हटा दिया जाए। इतना लंबा प्रोसेस है, और अब तक उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं चलाया गया। आप इससे समझ सकते हैं कि इनको हटाना उतना आसान भी नहीं होता, इतना लंबा प्रोसेस है, वो भी विशेष बहुमत से पास करवाना है। अब तक पहले और एकमात्र न्यायाधीश जो हैं रामास्वामी थे, जिनको दोषी पाया गया था, लेकिन इन पर भी महाभियोग नहीं लगाया सका। उस टाइम कांग्रेस पार्टी जो होती है वो हट जाती है, पीछे हट जाती है। ये पिक्चर में ये हैं वी रामास्वामी, एकमात्र ये हैं जज जिन पर दोषी पाया गया था और इन पर महाभियोग नहीं लगा। बात चल रहा था लेकिन लग नहीं पाया। अब आगे देखते हैं, और अब एक वेतन और भत्ते की बात कर लेते हैं। इनका वेतन और भत्ता जो है आर्टिकल 125 में है, याद रखिएगा। संसद द्वारा निर्धारित होता है इनका वेतन, और इनका वेतन जो है वित्तीय आपातकाल, जब हमारे देश में वित्तीय आपातकाल 360 आर्टिकल के तहत लगता है तभी इनके वेतन में कटौती की जा सकती है, ये याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि क्या जज के जो वेतन होता है उसमें कटौती कभी नहीं की जा सकती, कभी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें ये होगा कि वित्तीय आपातकाल के दौरान बस कम कर सकते हैं और कभी नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इनके लिए इसमें न्यायाधीश जो होते हैं वो एक मुख्य कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होता है, इसमें एक तदर्थ न्यायाधीश होता है, एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। ये आर्टिकल 26 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है। इनको राष्ट्रपति कब नियुक्त करता है वो देख लीजिए।
2-3 टर्म एंड कंडीशन होता है तब हम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है और कब नियुक्त करेगा, जब सीजेआई का पद रिक्त हो या अस्थायी रूप से सीजेआई जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो अनुपस्थित हो और या तो वो अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। ये 3 कंडीशन होते हैं जब हम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं आर्टिकल 126 के तहत। अब आते हैं तदर्थ न्यायाधीश। आर्टिकल 127 ये पूछा जा सकता है कि जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है और तदर्थ न्यायाधीश है कब कब इनकी नियुक्ति की जा सकती है। अब देख लेते हैं तदर्थ न्यायाधीश। इसमें जब कभी कोरम पूरा करने में अस्थायी न्यायाधीशों की कमी होती है तब मुख्य न्यायाधीश इनकी नियुक्ति करता है। जब अस्थायी न्यायाधीश की कोरम पूरा करने में कमी होती है तब इनकी नियुक्ति होती है। अब देखते हैं कि न्याय क्षेत्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट के क्या अधिकार हैं और हाई कोर्ट के क्या अधिकार है, किनका ज़्यादा है किनका कम है। तो सुप्रीम कोर्ट देख लेते हैं। केवल मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन के संबंध में न्यायाधीश जारी कर सकता है। ये जो है फंडामेंटल राइट का जब हमारे उल्लंघन होता है तब ये रीट जारी करेगा आर्टिकल 32 के तहत। और आर्टिकल 32 जो है उसको भीमराव अंबेडकर का हृदय कहा गया है, आत्मा कहा गया है। अब उच्च न्यायालय में देख लेते हैं कि क्या कर सकता है उच्च न्यायालय। यह न केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन पे बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी रीट जारी कर सकता है। इसके लिए अधिक पावर दिया गया है। आगे देखते हैं। न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट में निहित है। अगर कोई भी कानून संसद बनाती है, अगर वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है तो इस पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अगर वो सही है तो ठीक है, अगर नहीं सही है तो न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगी, इनवैलिड कर देगी। ये जो है न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू है, ये अमेरिका से लिया गया है। अब आते हैं अभिलेख न्यायालय। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो एक अभिलेख न्यायालय भी है आर्टिकल 129 के तहत। इसमें अपने साक्ष्यों को इकट्ठा करके सुरक्षित रखने का भी है। और अब आते हैं ये जो 3 पॉइंट है ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, ये बहुत पूछा जाता है। 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति सलाह मांग सकती है। जो भी राष्ट्रपति होंगे उस टाइम के वो सुप्रीम कोर्ट से इस आर्टिकल के तहत सलाह मांगा जा सकता है। और इसमें और भी बहुत कुछ है, एक बार देख लेते हैं। इसमें एक मूल क्षेत्राधिकार है। मूल क्षेत्राधिकार में क्या होता है, आर्टिकल 131 में इसमें स्टेट वर्सेस सेंटर का मामला आता है। सेंटर वर्सेस एक से अधिक राज्य का मामला आता है, 2 या 2 से अधिक राज्य का मामला आता है। ये मूल अधिकार है। और न्यायाधीश में वही जो रीट जारी किया जाता है वो सब आता है। अपील में अपील करने के लिए होता है, ये सब है। और न्यायालय की स्वतंत्रता, एक बार देख लीजिए कि न्यायालय की स्वतंत्रता क्या होती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता। इसमें कार्यकाल की सुरक्षा होती है, ऐसे ही राष्ट्रपति नहीं हटा सकता। एक निश्चित विधि होती है जज को हटाने के लिए, इनको कार्यकाल की सुरक्षा मिलती है। दूसरा, सेवानिवृत्त के बाद वकालत पे रोक। ये जब अगर रिटायरमेंट इनका हो जाएगा तो इसके बाद ये वकालत नहीं कर सकते हैं। ये इसलिए किया गया क्योंकि अगर ऐसा फैसला देते टाइम ये अपने फ्यूचर के बारे में ना सोचें, इसलिए ऐसा किया गया है। और अपनी अवमानना पर दंड देने का अधिकार, अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कोई अवमानना करता है तो वो उसको दंडित भी कर सकते हैं। और संसद इनके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है लेकिन कटौती नहीं कर सकता है। और अच्छा लगा होगा ये है, अभी एमसीक्यू इसी में ऐड किया जाएगा। 7-8 क्वेश्चन है एमसीक्यू, उसको सॉल्व करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग के प्रक्रिया द्वारा पदच्युत हटा चुके हैं। ऐसा पूछ रहा है कि ऐसे कितने न्यायाधीश हैं जिन पर महाभियोग लगा के हटाया जा चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा कोई नहीं। अभी ऐसे कोई भी न्यायाधीश नहीं हुए हैं जिन पर महाभियोग लगा के हटाया जा चुका। और एक वी रामास्वामी थे, उनको दोषी पाया गया था लेकिन उन्हें महाभियोग नहीं लगाया गया। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मौलिक अधिकार के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है। सर्वोच्च न्यायालय, यूपीएससी, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है। आर्टिकल 32 के तहत ये रीट जारी करता है। सही आंसर ए हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन आते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी है।
सेवानिवृत्त आयु कितनी है? 68 वर्ष, 60, 65, 66। इसका सही आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में उल्लिखित किया गया है? अनुच्छेद 129 में, 123 में, 127 में, 126 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 129 में अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। छठवां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 226। इसका सही आंसर हो जाएगा 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। और 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। और 226 में हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है। सातवां क्वेश्चन है, 143 के तहत परामर्श के लिए किसी मसले को सर्वोच्च न्यायालय से कौन भेज सकता है? राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति हो जाएगा, प्रेसिडेंट, राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराज्यपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है 143 के तहत सलाह मांग सकता है। अच्छा लगा होगा, देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन सॉल्व करके, समझ में आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। ये पहला कंटेंट प्लस थ्योरी का वीडियो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।